हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय यूरोप के बहुत सारे देश बर्बाद हो गए थे, लेकिन उनके अलावा भारत की स्थिति उस समय कैसी थी, क्या हो रहा था हमारे देश में, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, और इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनकी विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मैप की। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि इस सर्कल के अंदर जितने देश दिखाई दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान रखना है। इनकी चर्चा मैं आगे भी करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करते हैं जर्मनी की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था रशिया का, इंग्लैंड का और फ्रांस का। इनको आपको याद रखना है। इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि शुरुआत जो होती है वो इन्हीं से होती है। बाद में फिर अमेरिका भी आ जाता है, मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण 20वीं शताब्दी के पहले दशक में पूरा यूरोप दो शक्तिशाली गुटों अर्थात त्रिराष्ट्रीय मैत्री और त्रिराष्ट्रीय संघ में बटा हुआ था। त्रिराष्ट्रीय मैत्री में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। आपको ये ध्यान रखना है, तीन थे ये। बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। और त्रिराष्ट्रीय संघ में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये शामिल थे। उस समय ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक ही थे, ये चीज आपको याद रखनी है। इन दोनों ने पूरे यूरोप का राजनीतिक वातावरण जहरीला बना दिया था। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उग्र राष्ट्रवाद, सैनिक शक्ति का विकास आदि के कारण यूरोप के अधिकतर देशों के मध्य शत्रुता का वातावरण पैदा हो गया था। यही कारण था कि 1914 में एक ऐसी घटना का जन्म हुआ जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। इसी घटना को प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 4 वर्षों 1914 से 1918 के मध्य में ये चला था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। प्रथम विश्व युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि कई ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने इस महाघटना की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। और उसमें से जो पहला जो कारण था वो उग्र राष्ट्रवाद था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए, राष्ट्रवाद तो ठीक है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप के कई देशों में उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो विकसित हो चुकी थी, जिसमें इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, हॉलैंड आदि शामिल थे, और भी देश थे। इसी कारण अधिकतर देशों के मध्य क्या हुआ था कि तनाव, घृणा, संघर्ष और द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी। इसी भावना ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ये पहले से ऐसी घटनाएं हो रही थीं, उन्हीं घटनाओं की वजह से ये प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो चुकी थी पहले ही। नंबर 2, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच विवाद का सबसे जो प्रमुख कारण था वो था आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था उस समय इन दोनों देशों के मध्य। दोनों देशों की व्यवसायिक और औद्योगिक उन्नति एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण बन गई थी। नंबर 3, उपनिवेशवाद। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप के अनेक देश प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करके अपना माल बेचने के लिए अविकसित देशों को अपने अधिकार में करके उन्हें उपनिवेश बनाने में जुटे थे, क्योंकि वे अपने आर्थिक विकास के लिए इस नीति को आवश्यक मानते थे।
यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए थे, समाज में अच्छी पकड़ बनाई थी और समाज के बारे में उन्होंने अच्छे से जान लिया था कि यहाँ की स्थिति कैसी है। इसके बाद उन्होंने सत्ता पे कब्जा किया था, डायरेक्ट नहीं किया था। तो जो उद्योग धंधे लगाने की जो प्रक्रिया है, इसी को उपनिवेश कहा जाता है। यहाँ पे उपनिवेश किया उन्होंने, इसके बाद सत्ता हासिल की, डायरेक्ट नहीं की थी। और उस समय यूरोप के कई देश ये काम कर रहे थे और खास तौर से जो अविकसित देश थे उनको निशाना बनाते थे यूरोप के ये देश। नंबर 4, सैनिक शक्ति का विकास। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, इन्हें मित्र राष्ट्र या त्रिराष्ट्रीय मैत्री गुट कहा जाता था। और दूसरा गुट कौन सा था? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी का गुट था, जिसे केंद्रीय राष्ट्र कहा जाता था या कुछ किताबों में धुरी राष्ट्र कहा गया है, कुछ किताबों में त्रिराष्ट्रीय संघ कहा गया है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दोनों गुट सैनिक शक्ति का विकास करने में लग गए थे और यही सैनिक शक्ति ने प्रथम विश्व युद्ध का माहौल पैदा कर दिया था। नंबर 5, तात्कालिक कारण। इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा इसी की चर्चा की जाती है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंट और उनकी रानी सोफी की सेराजेवो, जो कि बोस्निया की राजधानी थी, वहां पे गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस घटना को करने का जो आरोप है वो किस पे लगाया गया था? सर्बिया पे लगाया गया था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने क्या किया कि 10 मांगे रखी और इन मांगों को स्वीकार करने के लिए 48 घंटे का जो समय था वो दिया था। किसको दिया था? सर्बिया को दिया था। सर्बिया ने क्या किया कि इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और 5 जुलाई 1914 को जर्मनी ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को अपना समर्थन दिया कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि सर्बिया पे आक्रमण कर दिया। इसके बाद 31 जुलाई 1914 को रूस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब रूस ने करी थी तो फ्रांस भी इस युद्ध में शामिल हो गया क्योंकि वो रूस का मित्र था। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण यही माना जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई घटनाओं का विवरण। अब थोड़ी घटनाओं पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, पश्चिमी मोर्चा। इस क्षेत्र में जर्मनी का मुख्य उद्देश्य फ्रांस पर अधिकार करना था। जर्मनी ने सबसे पहले बेल्जियम पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार किया। अगस्त 1914 में जर्मनी ने क्या किया कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पर अधिकार कर लिया। फ्रांस और इंग्लैंड ने बेल्जियम की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी, परंतु जर्मनी ने उन्हें पराजित कर दिया था। इस विजय के बाद जर्मनी का उत्साह और बढ़ गया था। जर्मनी का अगला निशाना फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। जर्मनी ने पेरिस पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार किया और कुछ ही समय में उसने क्या किया कि उत्तरी फ्रांस पर अधिकार कर लिया था। उत्तरी फ्रांस पर अधिकार कर लिया था जर्मनी ने। जर्मनी की सेना पेरिस पर अधिकार करने वाली ही थी, तभी क्या हुआ कि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने उसका मुकाबला किया, यानी कि जर्मनी की सेना का मुकाबला किया। मार्न नदी के पास जर्मनी और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। मित्र राष्ट्रों की सेना जर्मनी को पराजित नहीं कर पाई। नंबर 2, पूर्वी मोर्चा। अब बात करते हैं पूर्वी मोर्चा पर। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो युद्ध पूर्वी देशों के साथ हुए उन्हें ही पूर्वी मोर्चा के नाम से जाना जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगस्त 1914 में रूस ने क्या किया कि पूर्वी प्रुसिया पे आक्रमण करने का निश्चय किया और रूस की सेना आगे बढ़ी और उसने कई स्थानों पर विजय प्राप्त करी। रूस की इस विजय के बाद जर्मनी ने रूस की ओर ध्यान दिया और हिंडेनबर्ग के नेतृत्व में क्या किया कि रूस की सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में रूस की बुरी पराजय हुई। उसे जीते हुए क्षेत्र तथा कुछ अपनी भूमि भी जर्मनी को देनी पड़ी, जिससे रूस की जनता में निराशा का वातावरण छा गया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने उसे इतनी बुरी तरह से पराजित किया था। नंबर 3, दक्षिणी मोर्चा। अब इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं।
23 मई 1915 को इटली ने क्या किया कि इंग्लैंड, रूस और फ्रांस के समर्थन में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। जून 1915 में इटली ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे ऑस्ट्रिया से बुरी तरह पराजित होना पड़ा। किसको? इटली को। 1917 में ऑस्ट्रिया जर्मनी की संयुक्त सेनाओं ने इटली पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में इटली फिर बुरी तरह पराजित हुआ। इटली ने अपनी बुरी स्थिति को देखते हुए इंग्लैंड और फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता ली और अपनी स्थिति को संभाला। 1918 में ऑस्ट्रिया को अलग अलग मोर्चों पर पराजय का सामना करना पड़ा। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सामने शांति संधि प्रस्ताव रखा और मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? ऑस्ट्रिया ने। नंबर 4, समुद्री मोर्चा। अब इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के सभी मोर्चों में सबसे विशाल मोर्चा समुद्री मोर्चा को माना जाता है। पूरे यूरोप में इंग्लैंड उस समय अपनी जल शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, यानी जल सेना के लिए प्रसिद्ध था। उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब इंग्लैंड सरकार अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती थी, क्योंकि उसके व्यापार, वाणिज्य व उपनिवेश की रक्षा के लिए जल सेना बहुत जरूरी थी। अगस्त 1914 में इंग्लैंड ने होलीगोलैंड के पास जर्मनी की जल सेना को बुरी तरह पराजित किया। जर्मनी ने चिली के बंदरगाह के पास इंग्लैंड की सेना को पराजित किया और बदला ले लिया। इंग्लैंड को खुली चुनौती भी दी ऊपर से। 8 दिसंबर 1914 को इंग्लैंड ने क्या किया कि फॉकलैंड द्वीप समूह में जर्मनी के जहाज बेड़े को नष्ट करके उसके अहंकार को तोड़कर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की। नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जर्मनी के गलत कार्यों को देखते हुए अमेरिका ने क्या किया कि 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों यानी इंग्लैंड, रूस और फ्रांस की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था। अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना जर्मनी को हजम नहीं हुआ और उसने क्या किया कि 1200 यात्रियों वाले अमेरिकी जहाज लुफ्तानिया को डुबो दिया था। लुफ्तानिया को डुबोने के बाद जर्मनी ने 5 और अमेरिकी जहाजों को डुबो दिया था, क्योंकि उसे हजम नहीं हुआ था। अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था, इसीलिए। इन घटनाओं के बाद अमेरिका ने क्या किया कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने का निश्चय लिया था और मित्र राष्ट्रों की शक्ति इससे अत्यधिक मजबूत हो गई थी, क्योंकि अमेरिका भी उनके पाले में आ गया था। नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज़ों का प्रयोग। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार हवाई जहाज़ों का प्रयोग किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। उस समय सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ किसके पास थे? जर्मनी के पास थे। ये बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, रूस, फ्रांस के पास भी छोटे छोटे हवाई जहाज थे। हवाई जहाज़ों की मदद से ही दोनों पक्षों ने क्या किया था कि एक दूसरे के क्षेत्रों पर भीषण बमबारी की थी और इस बमबारी में दोनों पक्षों को अपार क्षति का सामना करना पड़ा था। जब एक दूसरे पर बम गिराओगे तो वहाँ फूलों की वर्षा तो होगी नहीं, नुकसान ही होगा। तो दोनों पक्षों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध का अंत। 28 मार्च 1918 को मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं का सेनापति जनरल फौज को बनाया गया था। जनरल फौज के समीकरणों ने मित्र राष्ट्रों की स्थिति को सुधारा। 29 सितंबर 1918 को बल्गारिया और 31 अक्टूबर 1918 को तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मित्र राष्ट्रों ने चारों ओर से जर्मनी पर आक्रमण शुरू कर दिए थे, क्योंकि जर्मनी अकेला रह गया था। जर्मनी की सेनाओं ने क्या किया कि बड़ी वीरता के साथ मित्र राष्ट्रों की जो सेनाएं थी उनका सामना किया। उसी समय 8 नवंबर 1918 को बर्लिन में क्रांति हो गई और जर्मनी के सम्राट जो थे उस समय उनका नाम था कैसर विलियम द्वितीय। वो परिवार सहित कहाँ चले गए? हॉलैंड भाग गए।
जर्मनी की नई सरकार ने क्या किया कि मित्र राष्ट्रों के सामने संधि प्रस्ताव रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे वुडरो विल्सन। उनके परामर्श से क्या किया कि 11 नवंबर 1918 को दिन में 11 बजे जर्मनी की सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चला था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आत्मसमर्पण कब किया था? 11 नवंबर 1918 को किया था। ये चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के लगभग 50 लाख व्यक्ति मारे गए थे और 1 करोड़ से भी ज्यादा घायल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के 80 लाख व्यक्ति मारे गए थे और 2 करोड़ से भी ज्यादा घायल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धन का अभूतपूर्व प्रयोग होने के कारण यूरोपीय देशों का आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग विश्व के 36 देशों, कहीं कहीं 37 लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। कुछ जगहों पर 37 लिखा है, कुछ जगहों पर 36 लिखा है, तो 36 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में 64 करोड़ व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद का उदय हुआ था। नाजीवाद और फासीवाद के बारे में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही नास्तिकवाद का उदय हुआ था। कहाँ पे? यूरोप में। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रथम युद्ध के कारण ही ये सब घटनाएं हुई थी। अब बात करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के बाद मित्र राष्ट्रों की तरफ से पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों के लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन सभी प्रतिनिधियों में फ्रांस के क्लीमेंसो, अमेरिका के वुडरो विल्सन, इंग्लैंड के लॉयड जॉर्ज, इटली के ऑरलैंडो, जापान के सेओनजी प्रमुख थे। शांति सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के क्लीमेंसो ने की थी। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? फ्रांस के क्लीमेंसो ने की थी। पेरिस शांति सम्मेलन की कार्यवाही का जो प्रारंभ है वो 18 जनवरी 1919 को हुआ था और इस सम्मेलन के सभी निर्णय कौन कौन ले रहा था? अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, ये ले रहे थे तीनों। पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित देशों के साथ अलग अलग संधियां जो थी वो की गई थी। सारे देशों के साथ अलग अलग संधियां की गई थी। अब बात करते हैं उन संधियों पर। सबसे पहले बात करते हैं वर्साई की संधि पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की चर्चा होती है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी और इसे ही पेरिस शांति सम्मेलन की सबसे विवादास्पद संधि माना जाता है। अगर ये प्रश्न आता है तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्साई संधि की प्रमुख शर्तों पर, और ये किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। नंबर 1, जर्मनी की थल सेना अधिकारियों सहित 1 लाख सीमित कर दी गई थी। 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है। नंबर 2, नौसेना पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे मित्र राष्ट्रों की तरफ से। नंबर 3, जर्मनी की अनिवार्य सैनिक सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नंबर 4, जर्मनी का डेजिंग बंदरगाह लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण में दे दिया गया था। नंबर 5, जर्मनी की राइन नदी के तट की किलेबंदी कर दी गई थी। नंबर 6, जर्मनी का सार क्षेत्र 15 वर्षों के लिए लीग ऑफ नेशंस को दे दिया गया था, क्योंकि खनिज की दृष्टि से ये सार क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए 15 वर्षों के लिए लीग ऑफ नेशंस को दे दिया गया था। नंबर 7, जर्मनी को क्षतिपूर्ति के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि जो युद्ध हुआ है इसमें जो क्षतिपूर्ति हुई है इसका हर्जाना कौन देगा? जर्मनी देगी। इसके लिए जर्मनी को मजबूर किया गया था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। न्यू दिल्ली की संधि
इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। न्यू दिल्ली की संधि 27 सितंबर 1919 को बल्गारिया के साथ हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तों पर बात करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 शर्तें ही लिखी हैं, ज़्यादा शर्तें नहीं लिखी हैं। नंबर 1, पश्चिमी बल्गारिया के कुछ प्रदेश यूगोस्लाविया को दे दिए गए थे। बल्गारिया की जल सेना 10,000 तक सीमित कर दी गई थी। बल्गारिया पर 35 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेंट जर्मेन की संधि, आइए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेंट जर्मेन की संधि 10 दिसंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। अब इसकी प्रमुख शर्तों पर बात करते हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रिया के पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई थी। नंबर 2, मोराविया, बोहेमिया, साइलिशिया को मिलाकर चेकोस्लोवाकिया का निर्माण किया गया था। नंबर 3, बोस्निया हर्जेगोविना और डालेशियन तट के कुछ भाग को मिलाकर यूगोस्लाविया का गठन किया गया था। नंबर 4, हैब्सबर्ग नहीं है, यहाँ पर हैब्सबर्ग है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो हैब्सबर्ग शासन का अंत करके ऑस्ट्रिया को एक छोटा सा जनतंत्र बना दिया गया था। ये जितनी भी संधियां हुई थीं ये बहुत ही खतरनाक थीं। अब बात करते हैं ट्रियानो की संधि पर। ट्रियानो की संधि 4 जून 1920 को हंगरी के साथ हुई थी। अब बात करते हैं इसकी शर्तों पर। नंबर 1, हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया था। नंबर 2, हंगरी की सेना 35,000 तक सीमित कर दी गई थी। नंबर 3, हंगरी को भी युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए मजबूर किया गया था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। अब बात करते हैं सेवरिज की संधि के बारे में। कुछ जगह इसका नाम सेब्र भी लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सेवरिज की संधि 10 अगस्त 1920 को टर्की के साथ हुई थी, यानी तुर्की के साथ हुई थी, परंतु तुर्की ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था और इस संधि को लागू नहीं होने दिया था। सेवरिज की संधि के स्थान पर मित्र राष्ट्रों की तरफ से लोशाने की संधि लाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और लोशाने की संधि 24 जुलाई 1923 को हुई थी। किसके साथ? तुर्की के साथ हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने बदले की भावना से प्रेरित होकर जो पराजित राष्ट्र थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, तो इनके साथ क्या किया कि अपमानजनक जो संधियां थीं वो करने को इन्हें मजबूर किया था। और मित्र राष्ट्रों के इसी रवैये के कारण द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसका यहीं से जन्म हुआ था। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और सबसे विवादास्पद जो संधि मानी जाती है वो वर्साई की संधि मानी जाती है। जर्मनी को बहुत मजबूर किया था मित्र राष्ट्रों ने। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।